मेरा सवाल यहाँ पे वापस यही आ रहा है कि जब जो अपोजिशन पार्टी है उसमें बहुत सारे हिंदू है, सब नेता हिंदू ही हैं, बट वो वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं मुस्लिम कम्युनिटी। बट जब वो जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे तो ये जो नेता है वो तो उनमें ही कन्वर्ट हो जाएंगे ना, क्योंकि वो वोट हिंदुओं को क्यों देंगे फिर। तो ये चीज़ समझ में नहीं आ रही उन लोगों को क्या। देखिए, नेता कितने भी पार्टी में अल्टीमेटली मैटर करता है कि पावर सेंटर एक पार्टी का कहाँ है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कंपनी का पावर सेंटर आप हैं, तो अगर 10 लोगों की 10 आइडियोलॉजी होगी, वो कंपनी को रिफ्लेक्ट नहीं करेगी। अगर वो कोई चरम सीमा पे क्रॉस हो जाएगा तो वो आपकी कंपनी को छोड़ के चले जाएगा। इसी तरीके से कांग्रेस पार्टी को नेहरू गांधी परिवार चलाता है, प्रियंका वाड्रा राहुल गांधी के लोग चलाते हैं। उसमें कितने भी लोग हों, अल्टीमेटली उनको कांग्रेस राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के हिसाब से समझना पड़ेगा, उनकी आइडियोलॉजी से करना पड़ेगा। और उनकी आइडियोलॉजी ब्लेटेंटली कम्युनल है, ये हार्ड फैक्ट है। और जो कांग्रेस के नेताओं का जमीर जागता है, वो कोई भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं, दूसरी पार्टीज को ज्वाइन कर लेते सो प्रदीप जी, आप देखो आजकल देखो सब जो बात कर रहे हैं मैं वो बात कर रहा हूँ कि सनातन धर्म के नाम पे वोट बैंक की वसूली की जा रही है। तो क्या बीजेपी को सनातन धर्म को छोड़ते हुए इसके अलावा कोई मुद्दा एड्रेस करना चाहिए देश के लिए। हैं। देखिए, पहले तो मैं वसूली शब्द को मैं कहता हूँ, ये वसूली शब्द सही नहीं है। आप देश में 2011 में जाइए, एक बिल आया था जिसका नाम है कम्युनल वायलेंस बिल, जिसमें ये कहा गया था, आप उठा के देखिएगा, जिसको लाने का प्रयास किया गया था कि अगर कोई भी दंगा होगा और अगर अभिषेक और मोहसिन के बीच में दंगा होता है, तो अभिषेक ही हमेशा एक्यूज्ड होगा। ये देश की सेक्युलर फैब्रिक के ऊपर सबसे बड़ा छलावा था जो कांग्रेस पार्टी लेके आई थी। तो एक समय में देश में ये पॉलिटिक्स चला करती थी। अब मुझे बताइए, ये देश सेक्युलर और डेमोक्रेटिक क्यों बना हुआ है? क्योंकि ये देश हिंदू मेजॉरिटी देश है। आपके आसपास आप उठा के देख लीजिए, आप अफगानिस्तान देखिए, पाकिस्तान देखिए, बांग्लादेश देखिए, जो भी देश हिंदू मेजॉरिटी नहीं है और जो मान लीजिए इस्लामिक इस्लामिक धर्म के हिसाब से अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को आगे लेके जाता है, वह डेमोक्रेसी कहाँ है? तो सनातन धर्म का रहना, प्रॉस्पर होना भारत के अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। राइट। और मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आप मेरे साथ अभी दिल्ली में पॉडकास्ट कर रहे हैं, आप चले जाइए मुर्शिदाबाद, जहाँ 70% आबादी माइनॉरिटी की है, जहाँ हिंदू जो है वो 30% भी नहीं है। आप चले जाइए सीमांचल बिहार के इलाके में किशनगंज। अब आप मुझे बताइए, मल्लपुरम और इन सब इलाकों में जहाँ हिंदू माइनॉरिटी में है, 70 साल से 99% क्यों सिर्फ और सिर्फ हिंदू नहीं जीता है, सिर्फ मुस्लिम जीता है? क्यों धर्म के आधार पे वोट हो रहा है? तो धर्म के आधार पे वसूली करने का काम तो कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया, जब उसने बोला कि भाई मुस्लिम वोट को एकजुट करेंगे और हिंदू वोट को बांटेंगे। जब हम कास्ट सेंसस की बात करते हैं, हिंदुओं में भी जातियां हैं पर मुसलमानों में भी उतनी जाति है, पर क्यों नहीं ये बात करते कि भाई जाति मुसलमानों का भी कास्ट सेंसस होना चाहिए? नहीं बात करेंगे, राइट। क्योंकि उनकी मंशा है हिंदू धर्म को जातियों में बांटने की। और ये तथ्यात्मक रूप से इतिहास में कहा गया है, किसी भी ब्रिटिशर की आप उठा के देख लीजिए कि जब ब्रिटिशर्स ने सिर्फ और सिर्फ हिंदू सोसाइटी को बांटा था और उसके कारण उनने रूल किया था। बाबा साहेब अंबेडकर ने, अगर आप एक बाबा साहेब अंबेडकर की किताब है जिसका नाम है थॉट्स ऑन पाकिस्तान, आप उसको पढ़िए, आपको दूध का दूध और पानी का पानी होगा। हाँ, हम मानते हैं कि हमें सनातन धर्म को प्रोटेक्ट करना है, ये हमारा डीएनए है। अब इसका क्या ये मतलब है विकास नहीं हो रहा? अयोध्या का एग्जांपल दूंगा। अयोध्या में रिकॉर्ड करो 1-2 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट आ चुके हैं। जब वो टूरिस्ट अयोध्या में आए हैं, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर आसपास का डेवलप नहीं हुआ है? जब वो रोड बनी है तो क्या मिठाई वाले दुकान के यहाँ पे सेल नहीं बढ़ी है? जब एक यूपीआई आया है तो यूपीआई से क्या डिजिटल इकोनॉमी नहीं बढ़ी है? तो इट्स एन इंटरकनेक्टेड इकोनॉमी। और वर्ल्ड बैंक के बाकी एजेंसी बेवकूफ नहीं है कि जब हमको फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी में पहले कहती थी, आज टॉप 5 इकोनॉमी में कह रही है। तो धर्म विकास साथ में जाता है, संस्कृति और विकास अलग नहीं जाता। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में क्या हुआ? उनने बोला कि वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर अमेरिकन आइडेंटिटी, दैट इज व्हाई रिपब्लिकन सब स्विंग स्टेट्स जीत गए। सो इट इज ऑल ओवर, दैट इज द प्रिंसिपल, वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर कोर। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, अभी जस्ट इलेक्शन हुई है तो वहां पे हम क्यों नहीं आए पूरे। देखिए, वैली के अंदर हम कभी भाजपा का कोई पॉकेट वोट नहीं था। अगर आप देखेंगे, ये बहुत हिस्टोरिक इलेक्शंस हुए दो तरह। ए पहली बार जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर ने भारत के संविधान पे शपथ ली है और भारत के तिरंगे का सम्मान किया है। कोई दो फ्लैग दो संविधान नहीं, ये है मोदी जी का सक्सेस, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सबसे ज्यादा सीटों पे बीजेपी लड़ी थी, 62 सीट्स पे। एनसी 51-52 पे लड़ी थी
और कांग्रेस पार्टी 30 सीट्स पे लड़ी थी। कांग्रेस को सिर्फ मुस्लिम जगह जगह से ही वोट मिला था। हम जम्मू स्वीप करे थे, वैली में हमको मुस्लिम मेजॉरिटी सीट्स पे भी हम नंबर 2 पे आए, जहाँ 98% मुस्लिम्स हैं। तो हमारा कभी भी कश्मीर के अंदर बेस वोट नहीं था। कोई भी चुनाव जीतने के लिए आपको एक बेस वोट चाहिए रहता है, और इसके बाद आपको फ्लोटिंग वोटर उसमें ऐड करना पड़ता है, तब जाके आप विनिंग कॉम्बिनेशन में आते हैं। राइट। तो समय लगेगा, हम वैली के अंदर भी वोट लेके आएंगे। तो वेस्ट बंगाल की बात भी कर ही लेते हैं कि अगर उधर देखा जाए तो उधर भी आज ऐसी हालत है जैसे बिहार पहले था। उससे बदतर हालत है। आप देखिए, मैं नहीं कह रहा, आप कोर्ट्स की जजमेंट उठा के देखिए, आरजी का रेप और मर्डर केस के अंदर क्या हुआ था। पूरा प्रशासन लग गया था एक्यूज को बचाने के लिए, फिर जाके सीबीआई को स्टेप इन करना पड़ा, हाईकोर्ट को स्टेप इन करना, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, वी हैव नॉट सीन सच अ बॉचअप इन्वेस्टिगेशन इन द लास्ट 30-40 इयर्स। इट पेन्स मी व्हेन आई टॉक अबाउट दीज इश्यूज। बंगाल में 2021 के बाद में पोस्टपोल वायलेंस होता है, जिसको कलकत्ता हाईकोर्ट बोलता है कि बंगाल में देयर इज नो रूल ऑफ लॉ बट लॉ ऑफ द रूलर। हम इतने डेमोक्रेट है, स्टिल वी इंश्योर दैट ऑल थ्रू डेमोक्रेटिक मींस एवरीथिंग गोज ऑन। अच्छा, थोड़ी देर पहले हम खालिस्तान की बात कर रहे थे, मेरे को जस्ट एक वापस सवाल आया, खालिस्तान क्या एक ऐसा प्रोपोगेंडा है कि किसी के थ्रू फंडिंग हो रही है, या इसको बिल्कुल अलग देश बनाने के नाम पे ये लोग देखिए, नया काम कर जो रहे हैं? ये सिख फॉर जस्टिस है, ये पन्नू है, ये सब आतंकवादी जो हैं, ये देश को कमजोर करना चाहते हैं। ये चाहते हैं, इनका विजन है खालिस्तान, ये कभी इनकी दुनिया में कभी सक्सेसफुल नहीं कर सकते, ये मैं आपको लिख के दे देता हूँ। पर इशू क्या है कि डिप्लोमैटिक ग्लोबली इन लोगों को कुछ लोग शरण देने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे ही पाकिस्तान में भी प्रयास किया गया था। एंड आज आप एक चीज को एक्नॉलेज करोगे कि पाकिस्तान डी हाइफनेट हो चुका है ग्लोबल कमिटी ऑफ नेशंस में इंडिया से। आज आप कोई इंडिया पाकिस्तान करके बात नहीं करता है, इधर इंडिया यूएस, इंडिया रशिया, इंडिया इंडिया यूके, इस तरीके से बात करते हैं। तो आज हमने पाकिस्तान के टेरर को भी आइसोलेट कर दिया है, एंड आज हमने पाकिस्तान को ग्लोबल कमिटी ऑफ नेशन से इंडिया से कंप्लीटली, इट्स अ फेल्ड नेशन, वी आर सक्सेसफुल नेशन। कुछ नेशंस जो सोचे, मैं ये कहना चाहता हूँ, उनको लग रहा है कि वो खालिस्तानी आतंकवादियों को अपने देश में पनाह देने का प्रयास कर रहे हैं, और उससे वो कुछ कोट अनकोट अपना ऑब्जेक्टिव कर अचीव कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। नोबडी शुड ट्राई टू थिंक ऑफ बीइंग द पाकिस्तान ऑफ द वेस्ट। सबका साथ सबका विकास का नारा हमेशा लगता है, क्या एक्चुअली ग्राउंड रियलिटी में ये हो रहा है? भाई, आपसे मैं पूछ रहा हूँ, देखिए, दो लोग तरीके के लोग होते हैं। एक जो ग्लास को हाफ फुल देखते हैं, एक हाफ एम्प्टी देखते हैं। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर पूरे तरीके से ग्लास को फुली देखते हैं, पानी और हवा को मिला के, दैट इज हिज विजन। अब मुझे पता है कि आप मेरे से हमेशा हर चीज पर अग्री नहीं होंगे, मैं चाहता भी नहीं होगी, और डेमोक्रेसी के अंदर स्वाभाविक है चीज होना। बट मैं एक डिस्पैशनेट क्रिटिसिज्म चाहता हूँ कि आप बताइए कि कौन सी चीज हमने नहीं कही। हमने अपीजमेंट नहीं किया है, हमने सबका साथ सबका विकास की एग्जाम्पल दूंगा। जब हमने घर दिए, तो क्या हमने बोला कि भाई इस जाति को घर नहीं, उस जाति को घर नहीं, इस धर्म को नहीं, सबको मिले? आज़ादी के बाद से सबसे ज़्यादा घर हमारे उसमें बने। एट नंबर 2, अगर आप इन्फ्लेशन की बात करें, जो इन्फ्लेशन आज की स्थिति में कांग्रेस से कम है। नंबर 3, टैप वाटर कनेक्शन कांग्रेस पार्टी 2.5-3-4 करोड़ लोग तक ही पानी का पहुंचा पाई थी, हम 8-10 करोड़ लोगों तक पहुंचा पाए। सोचिए, 70 साल तक आप घर घर में पानी तक नहीं पहुंचा पाए, इससे बड़ा क्या इशू हो सकता है? नंबर 3, आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर हमारी रैंकिंग ऊपर है। नंबर 4, अगर आप डिप्लोमेसीज में देखेंगे, तो आप मुझे ये हर व्यक्ति मानेगा कि आज इंडिया को एक स्ट्रांग पावर के रूप में देखा जा रहा है। नंबर 5, कोई भी ऐसी स्कीम नहीं है जिसमें हिंदू को मिल रही है, मुसलमान को नहीं मिल रही है, सब में मिल रही है। नंबर 7, इस देश के अंदर अगर आप देखेंगे, नेशनल सिक्योरिटी पे ज़ीरो कॉम्प्रोमाइज़ है। अगर कोई देश की तरफ आँख उठा के देखता है, उसको मुँह-तोड़ जवाब दिया जाता है। सो प्लीज़ टेल अस वेयर हैव वी फॉल्टेड? वी हैव आई बिलीव दैट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ रन द मोस्ट स्टेबल, मोस्ट प्रोग्रेसिव एंड मोस्ट डेवलप्ड गवर्नमेंट टिल डेट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। हाँ, मोदी जी को आप ब्रोबीट नहीं कर सकते, वो प्रेशर पॉलिटिक्स उन पे नहीं चलती है।